दोस्तों, तुर्किस्तान के बारे में यानी आज के दौर के तुर्की के बारे में हर इंसान अच्छे से जानता है और मानता भी है कि तुर्की एक पावरफुल और एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा चर्चे में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान साहब रहते हैं और इसकी खास वजह है उनका कौम के प्रति लगाव, प्यार और मोहब्बत। और हमेशा वो हर जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और एक्शन भी लेते हैं। इसी वजह से वो दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में 2-3 दिन से एक बुजुर्ग की फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। साथ ही साथ आप लोग अगर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप लोगों ने भी ये तस्वीर जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरूर आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी पोस्ट्स में। दोस्तों, तस्वीर आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले तो इन बुजुर्ग की तस्वीर के साथ ये खबर वायरल हुई थी कि इनका विसाल हो चुका है यानी इंतकाल हो चुका है। और बाद में दोस्तों फिर इन बुजुर्ग के जनाजे की तस्वीरें भी वायरल होने लगी थी। जनाजे की ऐसी तस्वीरें दोस्तों जिसमें के लाखों लोगों को एक साथ देखा जा सकता है। और दोस्तों, इससे बड़ी बात तो ये है कि इस जनाजे में न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स शामिल थे, बल्कि साथ ही साथ दोस्तों खुद तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रज्जब तैयब अर्दगान साहब शामिल थे। और यही वो चीजें थी दोस्तों जिन्होंने दुनिया के ज्यादातर लोगों को हैरान करके रख दिया था कि आखिर ये बुजुर्ग हैं कौन और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और यहाँ तक कि खुद तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रज्जब तैयब अर्दगान साहब इनके नमाज़े जनाजा में भी शामिल थे। और साथ ही साथ हर कोई इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये जो बुजुर्ग हैं ये थे कौन और इन बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में आखिरकार ऐसे कौन से बड़े बड़े कामों को अंजाम दे दिया था, ऐसे कौन से बड़े बड़े काम कर दिए थे कि जिसकी वजह से दुनिया के लोग इनको इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन बुजुर्ग के बारे में सारी मालूमात आपके लिए लेकर आए हैं। इन बुजुर्ग का नाम क्या है, इन बुजुर्ग के बारे में जो तमाम मालूमात है, इनके जो काम है जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में आज जाने जाते हैं, वो सब मालूमात आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आपको सिर्फ करना इतना है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक पूरी देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल दोस्तों, जिन बुजुर्ग की आज हम बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि ये तुर्की के सबसे बड़े बुजुर्ग और मुजद्दिद शेख महमूद आफंदी थे, जो कि न सिर्फ दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति रज्जब तैयब अर्दगान साहब के पीरो मुर्शिद भी थे, बल्कि अगर साथ ही साथ हम अल जजीरा की रिपोर्ट्स की माने तो सल्तनत उस्मानिया की आखिरी निशानी भी थे। क्योंकि दोस्तों, जिस दौर में सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम सल्तनत को खत्म किया गया था, तो उस दौर में तुर्की के बहुत सारे छोटे बड़े आलिमों ने छुप छुप कर गाँव के इलाकों में जाकर पेड़ों के नीचे बैठकर वहाँ के बच्चों को दीनी तालीम देना, दीनी तरबियत देना शुरू कर दी थी। जैसे ही उन लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि फौज छापेमारी करने आ रही है, फौज यहाँ पर आने वाली है, तो वो लोग फौरन ही पास ही में मौजूद खेती बाड़ी के कामों में अपना काम करने लग जाया करते थे। और इस तरह से उन फौजियों को ये महसूस हुआ करता था कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं बल्कि खेती बाड़ी का ही काम कर रहे हैं। इस तरह ही दोस्तों उस दौर में छुप छुप कर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे का नाम महमूद आफंदी भी था। दोस्तों, वही महमूद आफंदी जिन्हें आज शेख महमूद आफंदी के नाम से जाना जाता है और जिनकी तस्वीरें बहुत ही तेजी के साथ वायरल भी हो रही हैं। हजरत शेख महमूद आफंदी ने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उन्होंने भी गांव के इलाकों में जाकर छुप छुप कर बच्चों को बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाना शुरू किया कि जिस तरह से उन्होंने खुद भी पढ़ाई करी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो दौर था कि जब न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था बल्कि कमर अता तुर्क की तरफ से अरेबिक जबान, अरेबिक किताबों, इवन इस्लामिक लिटरेचर पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। शेख महमूद आफंदी अपने उस दौर में अपने शागिर्दों यानी अपने स्टूडेंटों के साथ रहकर अपने उन शागिर्दों को कठिन से कठिन मसाइल भी उंगली के इशारों से समझा दिया करते थे। और ये मसले ऐसे हुआ करते थे जिनके लिए किताबों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इसके अलावा उस दौर में कोई चारा भी नहीं था। मगर शेख साहब की जिंदगी में एक बड़ा और दर्दनाक मोड़ उस समय आया कि जब उनके 2 खास स्टूडेंट यानी 2 खुलफा को ही शहीद कर दिया गया। और उन दोनों की शहादत की वजह से शेख साहब इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने फौरन गांव से शहर की तरफ निकलने का फैसला भी कर लिया और शहर में मौजूद एक पुरानी मस्जिद में एक इमाम के तौर पर रहने लगे। और इस दौरान भी उन्होंने दीनी तालीम देने का सिलसिला जो था उनका वो जारी रखा। और दोस्तों, आप लोगों को शायद जानकर बहुत ज्यादा हैरानी भी होगी
कि जिस मस्जिद में शेख महमूद आफंदी ने इमामत करना शुरू की थी, उसमें शुरू के 18 साल कुछ इस तरह से गुजरे थे कि उनके पीछे कोई इंसान नमाज को अदा करने तक के लिए, नमाज पढ़ने तक के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौर में तुर्की के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। मगर दोस्तों फिर 18 साल के बाद हजरत शेख महमूद आफंदी की कड़ी मेहनत की वजह से वहाँ की तस्वीर अब बदलना शुरू हो रही थी। और आज दोस्तों ये हालात हो चुके हैं कि जब उस मस्जिद में अजान होती है तो लोगों की एक बड़ी भीड़ बड़ी तेजी के साथ इस मस्जिद में नमाज के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मस्जिद में नमाज पढ़ने को तुर्की के ज्यादातर मुसलमान अपने लिए फक्र की बात समझते हैं। इस मस्जिद में दोस्तों शेख महमूद आफंदी ने लगातार 40 सालों तक इमामत की थी। शेख महमूद आफंदी का ताल्लुक हनफी मसलक से था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सूफी सिलसिले के तौर पर तो आप शेख महमूद आफंदी का ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया से था। मगर दोस्तों भले ही शेख महमूद आफंदी मसलक से हनफी हो, लेकिन वो काबिल इतने थे कि चारों ही मसालिक पर उनको महारत हासिल थी। अगर आप लोग हिस्ट्री में शेख महमूद आफंदी के हिस्ट्री के पन्नों को पलटोगे तो आपको दोस्तों ये पता चल जाएगा कि उनकी पूरी ही जिंदगी उतार चढ़ाव से भरपूर है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि शेख महमूद आफंदी भले ही किसी भी हालात में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ही जिंदगी बड़ी ही पीसफुली यानी शांतिपूर्वक और लोगों को तालीम देते हुए ही गुजारी थी। कभी अपने गांव की एक छोटी सी मस्जिद में हजरत शेख महमूद आफंदी ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, तो कभी शेख महमूद आफंदी ने बड़ी सी मस्जिद में बड़े से शहर में जाकर एक बड़े लोगों की भीड़ को भी लेक्चर दिया। दोस्तों 1980 के दौर में जब तुर्की में दूसरी बगावत की वजह से हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे, तो इस पूरे हालात को संभालने में भी दोस्तों शेख महमूद आफंदी ने एक अहम किरदार अदा किया था। ये इस पूरे दौर में लेफ्ट और राइट विंग के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए थे और हमेशा इन दोनों गुटों के बीच में शेख महमूद आफंदी ये नारा देते रहे कि एज अ मुस्लिम, एज अ तुर्क, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें। साथ ही साथ हमारा ये भी फर्ज है कि हम लोगों की जिंदगियों को बख्शें, ना कि उनकी जिंदगी को उनसे छीन लें। याद रहे दोस्तों कि शेख महमूद आफंदी की एक लंबे वक्त तक तुर्की की फौज के साथ और वहाँ की कुछ सेक्युलर पार्टीज के साथ एक लंबे वक्त तक तकरार रही थी, और यही वजह थी कि वक्त वक्त पर कई बार शेख महमूद आफंदी को फौज के बड़े बड़े जनरल्स और कुछ पॉलिटिक्स की तरफ से कई बार परेशान भी किया गया। और एक बार तो दोस्तों हालात ऐसे भी बन गए थे कि जब उनको तुर्की से ही बाहर निकालने का फैसला ले लिया गया था। मगर जाहिर सी बात है कि उस वक्त तक शेख महमूद आफंदी की फैन फॉलोइंग जो थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी और तुर्की के बहुत ज्यादा लोग उनके इतने ज्यादा दीवाने हो चुके थे, इतने ज्यादा मानने वाले हो चुके थे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हुए भी हजरत शेख महमूद आफंदी को देश से बाहर ना निकाल सका। 1982 में हजरत शेख महमूद आफंदी के ऊपर तुर्की के एक मशहूर इंसान के कत्ल का इल्जाम भी लगा दिया गया था। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2.5 साल के बाद ही तुर्की की अदालत की तरफ से उनको क्लीन चिट भी दे दी गई थी। मगर दोस्तों यहीं पर यह मामला रुका नहीं। 1985 में एक बार फिर से शेख महमूद आफंदी को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया और दोस्तों इस बार तो ये दलील दी गई कि शेख महमूद आफंदी की जो एक्टिविटीज हैं और इनके जो लेक्चर्स हैं वो तुर्की की जो सेक्युलर सोच है उस सोच के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और फ्यूचर में तुर्की के सेक्युलरिज्म को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मगर दोस्तों वहाँ की अदालत ने एक बार फिर से हजरत शेख महमूद आफंदी को बाइज्जत बरी किया और उनके हक में ही फैसला सुना दिया और एक बार फिर से शेख महमूद आफंदी को क्लीन चिट मिल गई। सन 2007 में इस्तांबुल शहर के अंदर शेख महमूद आफंदी की जो रिहाइश गाह थी उसके बिल्कुल करीब में ही खड़ी उनकी गाड़ी के ऊपर जबरदस्त फायरिंग भी की गई थी। मगर शेख महमूद आफंदी के कत्ल की ये साजिश पूरी तरह से नाकाम सी हो गई थी। आपको बताते चले दोस्तों कि शेख महमूद आफंदी ने लिटरेचर की फील्ड में भी बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और दोस्तों अभी तक हजरत शेख महमूद आफंदी को न सिर्फ दुनिया के कई बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है, कई बड़े बड़े अवार्ड आपको मिल चुके हैं, बल्कि आपका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिमों की जो 500 लोगों की लिस्ट है उस लिस्ट में टॉप पर आता है। गांव के खेतों में छुप छुप कर अपनी तालीम कंप्लीट करने वाले शेख महमूद आफंदी की मेहनतों का ही नतीजा था ये। आज तुर्की के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और यही वजह है दोस्तों कि हजरत शेख महमूद आफंदी को तुर्की का मुजद्दिद भी माना जाता है।
क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, शेख महमूद आफंदी ने तुर्की की सूरत हाल को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है। आज से 70-80 साल के पहले के तुर्की के हालात आप पढ़ सकते हैं और आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आज तुर्की उसका पूरी तरह से अपोजिट हो चुका है। और अगर दोस्तों हम बात करें शेख महमूद आफंदी की पॉपुलैरिटी, उनके मुरीदीन, उनके फॉलोअर्स के बारे में, तो इनका आंकड़ा इस वक्त दोस्तों कम से कम 60 लाख के करीब बताया जाता है। और यकीनन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और इन 60 लाख लोगों में, उनके 60 लाख फॉलोअर्स में तुर्की के राष्ट्रपति खुद रजब तैयब अर्दगान भी शामिल हैं। अक्सर रजब तैयब अर्दगान साहब शेख महमूद आफंदी के साथ मुलाकात करते हुए पाए जाते थे और आखिरी वक्त में भी, उनके जनाजे के वक्त में भी रजब तैयब अर्दगान साहब शामिल हुए। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।